हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और बच्चों, आज मैं आप बच्चों के लिए लेके आया हूँ एक नया यूनिट है जिसे बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है। तो इस पूरे यूनिट में हम बेसिकली करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के बारे में। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस पे आएंगे, फिर उसके बाद हम मैक्सवेल इक्वेशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन डिफरेंट मीडियम में ड्राइव करेंगे यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशंस। और फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इक्वेशन है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन है इन फ्री स्पेस, नॉन कंडक्टिंग मीडियम एंड कंडक्टिंग मीडियम, वो हम ड्राइव करेंगे मैक्सवेल की मतलब इक्वेशन की हेल्प से। और हम जो है वो बेसिकली फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम क्या स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम सबसे पहले फोकस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अंदर हम यदि बात करें तो एक स्टैटिक फील्ड है और वेरिंग फील्ड है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ये बेसिकली जो मैक्सवेल्स का जो कंट्रीब्यूशन है इसमें, मतलब जैसे कि क्लासिकल में न्यूटन्स का था, वैसे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी को डेवलप करने में मैक्सवेल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था 1864 में। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं स्टैटिक फील्ड एंड द वेरिंग फील्ड। ठीक है, फील्ड की हम बात करेंगे। स्टैटिक फील्ड हमने पढ़ा है कि चार्ज है तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यदि कोई चार्ज रेस्ट पे है तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब प्रोड्यूस करता है। और यदि कोई मैग्नेट है तो यदि मैग्नेट यदि रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक फील्ड, जो कि टाइम के साथ वेरी नहीं होती है। पर कुछ जगह पे हम बात करेंगे वेरिंग फील्ड की। वेरिंग फील्ड मतलब कि यदि हमारे पास चार्ज मूव कर रहा है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, पर जो जब चार्ज मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा, और जो करंट है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर डिपेंड अपॉन ईच अदर, मींस कपल टू ईच अदर। बट इन केस ऑफ static field, electric and magnetic field both are the independent term. What in case of varying field, like electromagnetic means कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो वो आपस में कपल है, इसलिए हम इसे बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी बोलते हैं। और हमारा पूरा डिस्कस करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के बारे में। तो वेरिंग फील्ड का मतलब है कि जो टाइम के साथ, जो कि टाइम डिपेंडेंट हो। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि चार्ज मूव कर रहा है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा बच्चों, पर जब वो चार्ज मूव कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर बोथ आर द कपल टू द ईच अदर। तो फैराडे ने यही कहा था कि चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, वाइस वर्सा। जैसे एम्पियर्स ने कहा कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से हम जो है वो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कंडेंस्ड इनटू 4 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये 4 लॉ ऑफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, जो आपने 12th में ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। दैट इज द गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक या मैग्नेटिज्म। स्टैटिक का मतलब है स्टैटिक फील्ड। ठीक है, एंड अनदर इज फैराडेज लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये आप बच्चों ने डिस्कस कर रखा है। और ये एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ, ये 4 बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। तो मैक्सवेल ने क्या किया, इन चारों लॉ, जो 4 लॉज हैं, इनको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। ठीक है, और इसे हम बेसिकली मैक्सवेल्स इक्वेशंस बोलते हैं। तो मैक्सवेल्स ने यहां पे मॉडिफाइड एम्पियर सेकेंड लॉ हम पढ़ेंगे आगे, मॉडिफाइड एम्पियर सेकेंड लॉ। तो ये चारों जो लॉ हैं वो बेसिकली मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं। तो मैक्सवेल ने क्या किया, इन चारों जो लॉज हैं इनको एक इक्वेशन की फॉर्म में, जिसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन के इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा,
जिसे कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस बोला गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डिफरेंट डिफरेंट जो भी डिवाइसेस हैं, ट्रांसफार्मर हो गया बच्चों, एंटीना हो गया, ठीक है, और बहुत और मोटर्स हो गया, वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो इनके हैं वो इन्हीं मैक्सवेल इक्वेशन से ड्राइव किए गए हैं। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए ये सारी चीजों को समझना, ठीक है। इसी तरह से अब दीज लॉज गवर्न द इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज विच आर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकली चार्ज और बोथ. These laws gives the connection between the charges at rest means electrostatic, charges at motion means current, electricity, and the charges and the electric fields and magnetic fields means connection between the electric fields and the magnetic field means the electromagnetism. तो चार जो लॉज हैं, चार जो मैक्सवेल की इक्वेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस कमिंग वीडियो में भी ये चार मैक्सवेल की इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम उन चारों मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को जनरेट करेंगे, ठीक है बच्चों, इन फ्री स्पेस, नॉन कंडक्टिंग एज वेल एज कंडक्टिंग मीडियम. तो अब हम बात करते हैं, इससे पहले हम डिस्कस कर लें कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस की हम पहले बात कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये काम आएगा, तो इस वाले टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं. कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. तो ये सब चीजें आपको, तो पहले हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की. ये जब हम मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन में मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या ये एम्पियर्स लॉ फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा. फिर मैक्सवेल ने एक इंट्रोड्यूस टर्म जिसे हम बाद में डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ था, जो कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ इक्वेशन मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यूनिवर्सल लॉ. तो इसको ये फॉलो करेगा, ठीक है. तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है. तो पहले हम बेसिकली कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की हम यहां पे बात करें. तो हम यहां पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, तो पहले हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की. कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है. तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इट स्टेट्स दैट, क्या है ये, क्या बोलता है कि चार्ज जो है दैट इज कंजर्व्ड, चार्जेस आर कंजर्व्ड इन गिवन वॉल्यूम. It states that the total charges are conserved in given volume. यदि हम उसमें से कोई चार्ज डालें या उससे चार्ज कुछ निकाल लें, पर टोटल जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा इन अ गिवन वॉल्यूम दैट इज कंप्राइज ऑफ सरफेस S. वॉल्यूम V है और ये सरफेस है, तो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है. इट्स कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इसको V भी लिख सकते हैं. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पूरे जो चार्ज है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा. ये क्या बोलती है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. टोटल चार्ज आर कंजर्व इन द गिवन वॉल्यूम अनटिल अनलेस हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज उसमें डालें या एक्स्ट्रा चार्ज वहां से निकाल लें, ठीक है. तो ये चार्ज कंट्रोल, तो इसी को हम करेंगे लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में. अब हम यहां से बात करें कि टोटल करंट कितना है. इसका मतलब है, सपोज करो चार्ज इसमें Q है, Q चार्ज है इस वॉल्यूम के अंदर. अब टोटल जो करंट है दैट इज माइनस dQ/dt. माइनस क्यों, क्योंकि यदि करंट जितना बाहर निकल रहा है, ये करंट इज द स्केलर क्वांटिटी, हम बाद में करंट डेंसिटी के फॉर्म में इसको लिखेंगे बच्चों. तो जितना करंट बाहर जा रहा है उतना ही चार्ज जो है वो इस वॉल्यूम के अंदर से कम हो रहा है, ये समझ लो, ठीक है. इतना चार्ज जो होगा वो वॉल्यूम से कम कितना होगा, जितना कि करंट बाहर जाएगा. तो I इज इक्वल टू, और चार्ज कितना है इस वॉल्यूम के अंदर, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब रो अपॉन वॉल्यूम. तो हम यहां से
इसको चार्ज को रो डी वॉल्यूम के टर्म में इसको वॉल्यूम लिख लो, ठीक है, दैट इज द चार्ज। तो चार्ज को हम यहां से बात करें तो चार्ज इज चार्ज रो वॉल्यूम, और इसको हम यहां पे इस करंट को हम क्या कर लें, माइनस डी वाई डी टी रो वी डी वी। इस स्मॉल से वॉल्यूम की हम बात करें, और ये वॉल्यूम के अंदर से जो इस पूरे वॉल्यूम से डीवी स्मॉल वॉल्यूम लिया, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो दैट इज बेसिकली क्या है हमारे पास, आई डीवी। तो टोटल जो चार्ज है इसको हमें दी पूरे का पूरा वॉल्यूम इंटीग्रल कर दें एट डीवी, तो हमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज, टोटल चार्ज हमें मिल जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 2 लिखें, और इस पूरे इक्वेशन को हम यदि फिर से लिख दें इसको, तो आई जो है दैट इज इक्वल टू माइनस डी वाई डी टी, डी वाई डी टी हम यहां पे बात करें, दैट इज द डी वाई डी टी हम यहां पे बात करें तो रो वी डी वी, ठीक है, दैट इज द बेसिकली रो डी वाई डी टी। तो इसको जरा नोट करो, ठीक है। इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल की फॉर्म में ऐसे लिख लें, बिकॉज एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में इसकी डिपेंडेंट है, हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो डी आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हम यहाँ से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म में लिख लें, पार्शियल कर दें, क्योंकि एक्स वाई जेड हम 3 डायमेंशनल बात कर रहे हैं वॉल्यूम में, ठीक है, वॉल्यूम मीन्स 3 डायमेंशनल, तो डेल क्यू बाई डेल टी, तो ये इस टर्म में हमें बात करें, तो इसको इस तरह से लिख लो। अब हम यहां से बात करें, अंडरस्टैंड, तो यहां से डेल टी, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे पूरे इस पे वॉल्यूम इंटीग्रल, इसको जरा 3 टाइम्स, तो वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, दैट इज डेल टी डेल रो वाई डी वी हो गया। अब हम ये तो करंट आ गया, अब बच्चों हम बात करेंगे करंट डेंसिटी के फॉर्म में, J इज इक्वल टू आई बाई ए इज वेक्टर है J, और A इज द एरिया वेक्टर हम यहां पे बात कर रहे हैं। सपोज करो ये पूरे के वॉल्यूम के अंदर ये चार्जेस हैं, और ये सरफेस पे ds सरफेस से जो करंट डेंसिटी बाहर आ रही है दैट इज J, हम यहां पे I को हम लिख दें I इज इक्वल टू J डॉट ds, इसको सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में लिख ले। समझ आ गया बच्चों? डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि करंट डेंसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो कि एरिया वेक्टर के अलोंग हो, ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है, ठीक है। तो ये ds है, किसी ds से ये बाहर गया है, तो J हम यहां पे बात कर लेंगे तो I हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को हम इक्वेट कर देंगे, तो ये सरफेस इंटीग्रल J डॉट ds इज द J इज द करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया, ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। तो J डॉट ds इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल अपॉन डेल टी डेल वी अप डी वी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड दिस इज योर डीवी आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब एक तरफ है सरफेस इंटीग्रल और एक तरफ है हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल, तो हम इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर ले यूजिंग द गॉस लॉ इन, क्योंकि एक तरफ सरफेस है और एक तरफ वॉल्यूम है, ठीक है, ये पूरे का पूरा वॉल्यूम जो कि सरफेस इसको क्या कर रहा है, कंप्राइज कर रहा है। तो हम इसको वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए यूजिंग गॉस लॉ ऑफ डाइवर्जेंस, आप मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ चुके हैं, ये गॉस लॉ इज इन डाइवर्जेंस, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे J डॉट ds कर ले, तो इसमें जो है इसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट J वॉल्यूम इंटीग्रल, इसको 3 टाइम कर लो, कई जगह एक करके आप गोला लगा के V कर देते हैं, ठीक है। तो क्लोज पाथ है दैट इज dV माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल अपॉन डेल टी रो वी dV, ठीक है। तो अब यहां पे हम डेल डॉट J, तो ये डाइवर्जेंस ऑफ J, डेल ऑपरेटर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स प्लस J डेल अपॉन डेल वाई प्लस K डेल अपॉन डेल जेड, किसी भी वेक्टर पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं।
यदि डॉट होगा तो डाइवर्जेंस होगा, यदि इसका कर्ल क्रॉस होगा तो कर्ल होता है। ये बच्चों को, आप लोगों को पता है। अब एक तरफ वॉल्यूम, अब इसका वॉल्यूम क्योंकि आर्बिट्री एरिया है, सरफेस है, तो इसका इंटीग्रेंड शुड बी वैनिश। तो यहां पे हम इस वॉल्यूम से, आज से बोलोगे वॉल्यूम से वॉल्यूम कट हो जाएगा, ठीक है, डीवी। तो हम यहां से क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डी टी। इसको वॉल्यूम लिख लो, और यदि हमें कंफ्यूजन होगा वी, तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में, इसको डेल डॉट, इसको हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम, इसको हम जनरलाइज फॉर्म में डेल रो बाई डेल टी। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे और उसे हम बेसिकली कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बोलेंगे। और ये क्या है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। देखो ये चार्ज क्या है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और यदि स्टैटिक चार्ज हो तो बच्चों, स्टैटिक चार्ज हो तो स्टैटिक चार्ज के केस में डेल डॉट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज जीरो इन केस ऑफ स्टैटिक फील्ड, ठीक है। तो इसी तरह से स्टैटिक फील्ड के डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो और डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। ये क्या हो गया, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और आप बोल लीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसका यूज हम करेंगे जब आप मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। बिल्कुल सिंपल था, हमने क्या कर दिया, टोटल चार्ज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इसको हमने इस पूरे चार्ज को इनक्लोज कर दिया। आई हमें पता है माइनस डेल क्यू अपॉन डेल टी, तो क्यू को हमने पुट कर लिया डेल वी अपॉन डेल वी, ठीक है। जे डॉट डी एस माइनस डेल अपॉन डेल टी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डीवी। फिर डेल डॉट, इसको हमने सरफेस से वॉल्यूम, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम है यहां पे सरफेस है, तो इसको हम गॉस लॉ ऑफ गॉस लॉ इन गॉस लॉ ऑफ डाइवर्जेंस, यूजिंग गॉस लॉ ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस को यूज करेंगे, डेल डॉट जे इज इक्वल टू डीवी, ये आ गया डेल अपॉन डेल टी डेल रो। तो इंटीग्रेंड शुड बी वैनिश इफ the volume is arbitrary, so del dot j is equal to minus del upon del t rho dv। तो इस तरह से हम इसको जो है वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को लिख लिया। और स्टैटिक केस में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन डेल डॉट जे, जहां पे चार्ज होता है वो चेंज नहीं होता है। तो ये बेसिकली है, और मुझे होप करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। और अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम मैक्सवेल इक्वेशन के बाद बात करें कि मैक्सवेल इक्वेशन कहाँ से आई, डिफरेंशियल फॉर्म में और इंटीग्रल फॉर्म में। थैंक यू वेरी मच।